गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्लास 8 के संस्कृत व्याकरण के टॉपिक प्रत्यय ज्ञानम। हम लोगों ने सभी ने हिंदी भाषा के अंदर उपसर्ग और प्रत्ययों को जाना है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय ज्ञान लगभग हिंदी से रिलेटेड ही है, लेकिन संस्कृत के अंदर जो प्रत्यय हैं थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन उनको धातु के साथ जोड़ने पर उसी प्रकार से जोड़ा जाता है जिस तरह से हिंदी शब्दों के अंदर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यय का अर्थ व उसकी परिभाषा। प्रत्यय का अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्यय का अर्थ होगा जो किसी शब्द या धातु के बाद में प्रयुक्त हो, और परिभाषा यदि हम बात करें जब कोई शब्दांश मूल धातु या मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर उस शब्द तथा अर्थ में परिवर्तन करके एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। कि जब कोई शब्दांश, जितने भी प्रत्यय उपसर्ग होते हैं ये शब्द का अंश होता है, तो जब कोई शब्दांश किसी मूल धातु या मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त हो, उससे उसका शब्द और अर्थ में परिवर्तन होगा और एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस विवक्षा को हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे संस्कृत में एक धातु है पठ, और हिंदी में पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। तो पठ क्या हुई? ये मूल क्रिया अर्थात मूल धातु हुई। क्या हुई? मूल क्रिया या मूल धातु। तो इस पठ शब्द के आगे यदि संस्कृत का अनियर प्रत्यय लगे, तो अनियर प्रत्यय लगने के कारण इस शब्द को बनाया जाएगा पठनीय। ठीक है, तो पठ धातु के आगे संस्कृत का अगर अनियर प्रत्यय लगे, इससे पुल्लिंग के अंदर शब्द बनेगा पठनीय। इसी प्रकार
यदि कोई स्त्रीलिंग में शब्द बनाना हो तो पठ धातु के आगे अनियर प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा पठनीया। तो ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से पठ धातु के आगे अनियर प्रत्यय और यदि वो नपुंसकलिंग के लिए लगे तो यहां बनेगा पठनीयम। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों में अलग अलग लिंग के हिसाब से इस प्रत्यय को लगने से शब्द का निर्माण हुआ। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि मूल क्रिया या मूल धातु के बाद में जब किसी प्रत्यय को जोड़ा जाए तो प्रत्यय को जोड़ने के बाद में वो एक नया शब्द बनेगा और वो नए शब्द इस प्रकार से होंगे। पठनीय का मतलब हुआ पढ़ने योग्य। क्लियर? इसी प्रकार पठ धातु के आगे कत्वा प्रत्यय लगे, आधा क आधा त और वा त्वा प्रत्यय, तो यहां पर शब्द बनेगा पठित्वा। क्या शब्द बना? पठित्वा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जब कोई शब्दांश, तो शब्दांश कत्वा हो गया, मूल धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़े, ये आपकी मूल धातु हो गई, इसके बाद में जुड़ रहा है, उससे शब्द और अर्थ, इसका शब्द ये भी चेंज होगा, इसका अर्थ भी चेंज होगा और एक नए शब्द का निर्माण हुआ। इन दोनों को जोड़ करके एक नया शब्द बना पठित्वा। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय के नाम से जानेंगे। तो प्रत्यय मतलब जो मूल धातु के बाद में लगे, उपसर्ग मतलब जो मूल क्रिया से पहले प्रयुक्त हो। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर डेफिनेटली एक नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला जानेंगे हम प्रत्यय के प्रकारों के बारे में कि प्रत्यय के प्रकार क्या क्या है और किन किन प्रकारों से हम प्रत्यय को अलग अलग प्रकारों के माध्यम से समझ पाएंगे। तो अगला हमारा होगा इसके अंदर कि प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, संस्कृत भाषा में संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्ययों को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रत्यय के प्रकारों को 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें सबसे पहला प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और सबसे अंतिम हुआ स्त्री प्रत्यय। 3 नाम हमारे सामने आ गए, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में प्रत्ययों को 3 भागों में विभाजित किया है। अब तीनों भागों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला हुआ कृदंत। कृदंत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कृदंत का संधि विच्छेद बनेगा कृत प्लस अंत, अर्थात इसको हम समझ सकते हैं कि धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृदंत कहा जाता है। कि जो प्रत्यय कृदंत कहा जाता है, अर्थात जो प्रत्यय किसी भी मूल धातु के बाद में या मूल क्रिया के बाद में प्रयुक्त हो, इस प्रकार के प्रत्ययों को हम कृदंत कहेंगे। जैसे पठ धातु के आगे
त्वा प्रत्यय लगा तो पठ यानी पढ़ना, ये क्रिया हुई, इससे बनने वाला शब्द बनेगा पठित्वा। इसी प्रकार से लिख धातु, लिख धातु के आगे एक त्वा प्रत्यय लगेगा, इससे शब्द बनेगा लिखित्वा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कहलाएंगे कृदंत प्रत्यय। दूसरे नंबर पे आता है तद्धित। तद्धित मतलब मूल शब्द। अब मूल शब्द या तो संज्ञा वाला हो या सर्वनाम हो। तो मूल शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जाने, एक शब्द है बुद्धि। क्या शब्द है? बुद्धि। और बुद्धि शब्द के आगे मतुप प्रत्यय लगेगा, और मतुप प्रत्यय के अंदर दो चीजें शेष रहती है, वान और मान। तो यहां इस शब्द का मतलब बनेगा बुद्धिमान। इस प्रकार से तो बुद्धि यहां पर क्रिया नहीं हुई, ये कोई धातु नहीं है, ये एक शब्द है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द अर्थात मूल शब्दों के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए तो वो तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में रखे जाते हैं। पहला हुआ कृदंत, दूसरा हुआ तद्धित। कृदंत के अंदर मूल धातु के बाद में, तद्धित में मूल शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तीसरे नंबर पे आता है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय का मतलब हुआ पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, एक शब्द है अज। अज मतलब होता है बकरा। ठीक है, इसके आगे आगे संस्कृत का टाप प्रत्यय लगेगा, तो इस समय ये पुल्लिंग में है और टाप प्रत्यय के अंदर आ शेष रहता है, तो यहाँ शब्द बनेगा अजा। तो ये पुल्लिंग शब्द किसमें कन्वर्ट हो गया? स्त्रीलिंग के अंदर। तो पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए वो स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे। इस प्रकार से प्रत्ययों को तीन भागों में डिफाइन किया, कृदंत, तद्धित और स्त्री। कृदंत के अंदर धातु के अंत में लगने वाले, तद्धित में मूल शब्दों के बाद में प्रयुक्त होने वाले, और स्त्री प्रत्यय मतलब पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो, इट मीन्स वो स्त्री प्रत्यय कहलाएंगे। तो आज हमने जाना कि प्रत्यय क्या है, उनका क्या अर्थ होगा, उनकी क्या परिभाषा होगी और उनके प्रकार किन किन प्रकारों से समन्वित हैं। धन्यवाद।